फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम केपलर्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है वह कहता है कि पाथ ऑफ प्लैनेट इज एलिप्टिकल विथ सन एट इट्स फोकस। यानी जो प्लैनेट का पाथ है वो एलिप्टिकल शेप का होता है और जो सन का पोजीशन है उस एलिप्स के फोकस पे रहता है। यानी अगर ये फोकस है इस एलिप्स का तो यहां पर सन रहेगा और ये जो पाथ है ये एलिप्टिकल पाथ होगा प्लैनेट का। केपलर्स का सेकंड लॉ कहता है कि रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। यानी अगर ये हमारा प्लैनेट है ए और ये सन है बी और मान लीजिए ये t1 टाइम में यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ए डैश पोजीशन पे गया तो ये एरिया उसने कवर किया या स्वीप किया। तो जब यह पॉइंट मान लीजिए सी से सी डैश पे जाएगा और अगर टाइम सेम रहा तो उस समय भी ये इसी एरिया को स्वीप करेगा। जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि जो प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस उस एलिप्टिकल पाथ के क्यूब के। यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के। तो ये रहे तीनों केपलर्स लॉ। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम केपलर्स लॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये रहा हमारा प्रश्न। द टाइम पीरियड of a satellite of Earth is 24 hours. If the separation between the Earth and the satellite is decreased to 1/4 of the previous value, then its new time period will become. हमें बोला गया है कि मान लीजिए ये अर्थ है E और उसके चारों तरफ ये सैटेलाइट B ऑर्बिट कर रहा है। इनिशियली इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वह 24 आवर्स है और जब इस सैटेलाइट और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसे अगर 1/4 डिक्रीज किया जाए तब हमसे पूछा गया है कि जो नया टाइम पीरियड होगा वह क्या होगा। तो मान लेते हैं इनिशियल टाइम पीरियड T0 है जो कि इस केस में हमारा क्या है 24 आवर्स है गिवन है और जो डिस्टेंस है वो A0 है और 1/4 जब डिक्रीज किया है डिस्टेंस तब नया टाइम पीरियड T1 हो गया है और डिस्टेंस A0/4 हो गया है। और हम जानते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ से कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A0 क्यूब का यानी डिस्टेंस के क्यूब का, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट के क्यूब का। तो इसलिए इनिशियली टाइम पीरियड T0 है तो T0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A0 क्यूब से और जो नया टाइम पीरियड T1 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0/4 का होल क्यूब, क्योंकि अब जो नया डिस्टेंस हो गया है बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ वो क्या है A0/4। तो जब हम इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो T1 का स्क्वायर डिवाइड बाय T0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। इससे T1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा T0 स्क्वायर बाय 64। लेकिन हमें T0 क्या दिया हुआ है इनिशियल टाइम पीरियड दिया हुआ है 24 आवर्स। तो 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 जो कि आ जाता है 3 आवर्स। यानी जो नया टाइम पीरियड होगा जब सैटेलाइट और अर्थ के बीच का जो सेपरेशन है अगर वो डिक्रीज होता है 1/4 तब हमारा नया टाइम पीरियड 3 आवर्स आ जाएगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबव अर्थ सरफेस एट ए हाइट इक्वल टू r विल बी। हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए ये अर्थ है E और उसके चारों ओर सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है और ये जो सैटेलाइट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है r जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ से। तब हमसे पूछा गया है कि इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड
क्या होगा। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम यहां यूज करेंगे, उससे क्या आ जाएगा, जो हमारा फोर्स होगा Gmm/2r का होल स्क्वायर, अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2r होगा, क्योंकि r रेडियस प्लस r हाइट, तो r प्लस r 2r। तो Gmm/2r का होल स्क्वायर, ये हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/2r के बराबर होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, √Gm/2r। और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, जो ऑर्बिट के पाथ का जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो ऑर्बिट के पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2π इंटू आर रेडियस। इस केस में रेडियस कितना है, 2r है, तो 2π इंटू 2r डिवाइडेड बाई v। इससे हमें क्या आ जाएगा, 4πr डिवाइडेड और v। हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे जो कि है √Gm/2r। अब हम 4πr √2r/Gm में r का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करें तो उससे आ जाएगा 4πr √2/gr, क्योंकि Gm/r² क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g, स्मॉल g। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4πr √2/π²r, जिससे आ जाएगा t = √32r। इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड होगा उस सैटेलाइट का वो हो जाएगा √32r, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।